नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर जो भी हिंदी के पेपर हो चुके हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अभी आपको डिटेल में इनमें डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं ना, उसमें हमने यूजीसी नेट काफ़ी एग्ज़ाम कर चुके हैं हम, लेकिन 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, जो दिसंबर वार में होना था, है ना। देखो, एक समय था जब दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, 13 नवंबर को हो चुका था। आज टाइम दे के भी टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता। एक टाइम था जब पहले हो गया था, 13 नवंबर 2020 को ही एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का। इसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा। शुरू के 50 प्रश्न पेपर 1 के थे। पेपर 2 के 100 प्रश्न आज हम देखेंगे। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप PYP इतने बढ़िया तरीके से कर लीजिए कि आपको दिक्कत ही ना आए चीज़ों में, है ना। तो पहला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव यानी कि जो तत्सम से तद्भव हुए हैं, यानी कि जो संस्कृत से जैसे के जैसे नहीं आए उनका परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो देखो, काज जो शब्द है ना, काज भी तद्भव शब्द है। कान भी कर्ण का तद्भव बना है। आखिर तो अक्षर का है ही सही। वायु जो शब्द है ना, वायु, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है ना, हम पढ़ते थे ना, वायु अग्नि जल न पृथ्वी, तो वायु तत्सम शब्द है। वायु का जो तद्भव होता है ना, वो होता है वात। वात, है ना। तो वायु जो है चौथा उत्तरियांश सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, फोर्थ। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है। अच्छा, यौगिक है, रूढ़ नहीं है ना। अब देखो, रूढ़ और यौगिक वो शब्द होते हैं। रूढ़ होता है जिसके टुकड़े ही नहीं कर सकते, पर आसान से ट्रिक समझो आप, जो जैसे के जैसे यूज आ रहे हैं, एक ही अर्थ है उनका। ठीक है ना, तो वो होते हैं। यौगिक होते हैं जो दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि कान, नाक, पर, कान, ये देखो, ये वो शब्द रूढ़ है। ऐसे कैसे बोले जाएंगे शुरू से, इनका तो टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन जलद जो शब्द है ना, जलद, हाँ, यानी कि जल में पैदा होने वाला। ठीक है, जलद, ये जल प्लस द, इस शब्द से मिलके बना ही है, तो ये यौगिक शब्द है। यौगिक, यौगिक मतलब क्या हो गया, योग। योग मतलब जुड़ा हुआ, दो शब्दों से जुड़ा हुआ। जलद जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। हर बार ये प्रश्न आता है, हर बार, कि आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी नहीं है, शामी परिवार की भाषा कौन सी है। और हर बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अरबी फारसी ऑप्शन में होता है। अब बच्चे सोचते हैं कि अरबी और फारसी एक ही परिवार की भाषाएं होंगी। ठीक है ना, जबकि फारसी जो है ना, वो पारसी, ईरानी, ये अलग परिवार की भाषा है दोस्तों, ये। ठीक है ना, ईरानी, और ये तीनों के तीनों आती है किसके अंदर, आर्य परिवार के अंदर। लेकिन जो अरबी जो है ना, अरबी, ये आर्य परिवार की भाषा नहीं है, ये शामी परिवार की भाषा है, शामी, जिसके अंदर हफ्सी, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी भाषाएं आती है, अरबी भी आती है। लेकिन तो यहाँ पे सही उत्तर जो जाएगा, नहीं आती है, वो होगा अरबी, जो आर्य भाषा में नहीं आती है। लेकिन फारसी हो गई, यूनानी हो गई, लेटिन हो गई, प्राकृत हो गई, हिंदी, संस्कृत, ये सारी की सारी भाषाएं आर्य भाषाओं में आती है। ठीक है दोस्तों, हर बार ये प्रश्न आता है। आप जितने भी PYP हुए हैं ना, उनको क्लियर कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, डिटेल में सोल्यूशन करवाया हुआ है। जो भी आपका आने वाला एग्जाम है ना, उसमें जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, जरूर उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये है कि तारीख किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तारीख, देखो दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये अरबी का शब्द है, तारीख। तारीख, औरत, अखबार। ठीक है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना, ये होते हैं अरबी भाषा से आए हुए शब्द। ठीक है, अरब प्रदेश से जो भाषा आई है, जो लोग आए, उनके साथ जो शब्द आए हैं, उनको बोलते हैं अरबी शब्द। ठीक है, तो ये पोर्चुगीज है, इसे बोलते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली, ये तुर्की है, और ये हिंदी वाले शब्द आपको पता है इसे। ठीक है, अरबी का शब्द हो गया तारीख, याद रखना, अरबी का शब्द है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी बताई है। नाथों की संख्या 9 ही है दोस्तों। ठीक है, 9 नाथ बताया है रामचंद्र शुक्ल ने, 9 नाथ, है ना। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा तबीयत खराब है आज, तो आवाज़ थोड़ा दिक्कत आ रही होगी समझने में। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहे नडिया, है ना, कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। अब देखो, ये हम जब सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं ना, वहाँ ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अब बंदे डोंबी शब्द देख के, जो भी स्टूडेंट होते हैं, डोंबी शब्द देख के डोंबी व करने का ट्राई करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। कुछ ही तो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है सिद्ध साहित्य में, जैसे कि तो सरहपा की पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। का तर वो क्या बोलते हैं, रवि शशि वाली जो पंक्ति है ना, कि जहाँ न रवि शशि संचरई, कि जहाँ रवि और शशि भी नहीं प्रवेश कर सकते, इस टाइप वाली पंक्तियाँ हैं। 2-3 लुईपा की पंक्तियाँ है ना, का तरुवर पंचविडाल, लुईपा की पंक्तियाँ नहीं है, ये का आ
तरुवर, पंचवीडाल, ये हो गई। साथ में कड़प्पा की पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ये नगर बाहिर डोंबी टोरी कुड़िया चाहिए। तो ये जानबूझ के पंक्तियाँ दी जाती है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, कड़प्पा में डोंबीबा में। तो कड़प्पा इसका आंसर है, याद रखना, उत्तर नंबर 2। अगला प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न क्या कहता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्व्याश्रय काव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो द्व्याश्रय काव्य के रचयिता है कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर होगा हेमचंद्र। जो हेमचंद्र है वो वही हेमचंद्र है जिन्होंने सिद्ध हेमचंद्रानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था, शब्दानुशासन। इनका समय अगर बताऊँ मैं आपको तो समय जो है इनका 12वीं शताब्दी। ठीक है, इनका समय है 12वीं शताब्दी, याद रखना। तो याद रखना हेमचंद्र का है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ किसका है, हिंदी शब्दानुशासन, तो ये है किशोरीदास वाजपेयी का, किशोरीदास वाजपेयी का। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ जो द्व्याश्रय काव्य के रचयिता बताए वो बताए हेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए किस साहित्यकार ने सुझाया है। देखो जो क्रिएशन है ना, क्रिएशन है लगभग 11 प्रकार के नाम सुझाया है। चारण काल हो गया, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम कविता हो गई। ठीक है, तुलसीदास का अलग ही बता दिया उन्होंने। तो ये 11 प्रकार से विभाजन किया था उन्होंने, है ना, रानी विक्टोरिया के समय का भारत, इस टाइप से। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता इस प्रकार से अलग पार्ट में डिवाइड किया था किसने, ग्रियर्सन ने। बाकी लोगों ने कैसे डिवाइड किया आपको पता होगा कि आदिकाल का आदिकाल नाम दे दिया, ठीक है, भक्ति काल दे दिया, फिर उसके बाद रीति काल दे दिया, ठीक है, उसके बाद दे दिया आधुनिक काल। लेकिन ग्रियर्सन ने ऐसे नहीं दिया था, ग्रियर्सन ने अलग प्रकार से अपने टाइप के हिसाब से काल विभाजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से निबंध की तात्विक विशेषता कौन सी नहीं है। देखो अनविति, ये भी है जुड़ाव, जुड़ा रहना एक प्रकार से जुड़ाव जरूरी है। निबंध में जो चल रहा है शुरू से लेकर अंत तक, तो उसको मतलब ऐसा खंडन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, है ना। तो विचारात्मक भी जरूरी है, आत्मव्यंजकता, ये भी निबंध के गुण हैं। लेकिन संवादात्मकता, संवाद कैसे हो सकते हैं दोस्तों, संवाद तो कहानी में, नाटक में, इनमें हो सकते हैं, कहानी में भी नहीं हो सकते, लेकिन संवाद अपन देखते हैं ज़्यादातर नाटक में होते हैं। ठीक है, नाटक में, तो निबंध का गुण नहीं है ये, संवादात्मकता जो है वो निबंध का गुण नहीं है। 10वां प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार। देखो त्रिशंकु जो रचना है ना वो अज्ञेय ने भी लिखी है इस नाम से रचना, ठीक है, मन्नू भंडारे ने भी लिखी है। लेकिन यहाँ पूछा है नाटककार कौन है, नाटककार है ना, तो इसके जो नाटककार है वो है ब्रजमोहन शाह। क्या नाम है, ब्रजमोहन शाह। ठीक है दोस्तों, ब्रजमोहन शाह ने लिखा है त्रिशंकु नाटक, याद रखना, ब्रजमोहन शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दलित निबंधकार नहीं है। ठीक है, अब दलित निबंधकार हमको बताया कि जो निबंध की एक नई विधा होती है दलित निबंध, ठीक है, जिसमें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, एक तो विद्यानिवास मिश्र को पढ़ते हैं और कुबेरनाथ राय को पढ़ते हैं। ठीक है, अब शुक्ल जी की बात करें तो द्विवेदी युक्ति हो गए तो एक प्रकार से, है ना, तो शुक्ल जी जो है वो दलित निबंधकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये लोग आते हैं दलित निबंधकार की श्रेणी में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही उत्तर होगा क्योंकि ये ललित निबंधकार नहीं हुए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल पता है ना, जिनके 4 भागों में चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि भाग 1 का नाम है विचार विधि, पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुई है, उसके बाद चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 के प्रकाशक कौन है, खुद रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, इसके अंदर 17 निबंध है, चिंतामणि भाग 2 के अंदर 3 निबंध संकलित है, याद रखना। अगला प्रश्न है, लाला ब्रज किशोर और मुन्नी चुन्नी लाल। ठीक है, कितनी बार प्रश्न आया दोस्तों, ये मतलब 1000-2000 बार प्रश्न आ चुका है ये कि किस उपन्यास के पात्र है, और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, परीक्षा गुरु 1982 1882 में लिखा गया है, ये अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। किसका है ये, लाला श्रीनिवास दास, इसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, चौथा उपन्यास सही हो जाएगा। वैसे सिलेबस में भी यही लगा हुआ यूजीसी नेट के, है ना। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर जब हम नासिरा शर्मा को पढ़ते हैं ना, तो उनकी एक रचना पढ़ते हैं, नासिरा शर्मा की 7 नदियाँ एक समुंदर, 7 नदियाँ एक समुंदर, नासिरा शर्मा की रचना है ये, जिसमें ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये इसी प्रकार से। ठीक है, ये यूजीसी नेट में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ
कि PYP किसी भी एग्ज़ाम को पार करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सीता हरण तात जनी कहे पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन जाई, है ना। देखो सीता के हरण की जो बात थी ना, तो उसमें भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि जब मैं राम का वंशज हूँ ना, कि तो सीता हरण वाली बात खुद दशरथ जो दशानन है ना, दशानन रावण, वो कुल के सहित जाएगा वहाँ पे ऊपर, मैं मार दूंगा क्योंकि इसको, और ये जाके दशरथ को बताएगा, यानी कि मेरे पिता को बताएगा कि सीता हरण वो किया था मैंने, जिस कारण से राम ने मेरा पूरा वंश यानी कि सवंश मेरा नाश कर दिया है शायद। देखो तो उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है। देखो दोस्तों हम पढ़ते हैं ध्वनि, ध्वनि के 2 भेद पढ़ते हैं हम, लक्षणा ध्वनि, ठीक है, और अभिधा ध्वनि। ठीक है, अभिधा ध्वनि का दूसरा नाम है विवक्षी तान्य परवाच्य ध्वनि, विवक्षी तान्य परवाच्य ध्वनि, और लक्षणा का दूसरा नाम है क्या, अविवक्षी तान्य, अविवक्षी तान्य। ठीक है, अब जब इन ध्वनियों का भेद पढ़ते हैं ना, तो एक ध्वनि का जो भेद होता है वो होता है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और एक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, और जो दूसरा वाला है ना उसका भाग होता है असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असमलक्ष्य, और एक होता है समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। पर जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा अर्थांतर, या अर्थ के अंदर है ना गूढ़ रस से निकल रहा है, अर्थ के अंदर जो संक्रमित वाच्य ध्वनि निकल रही, तो अर्थ जो है ना इसका अलग निकल रहा है कहीं ना कहीं, तो जो सही उत्तर होगा वो एक होगा। ठीक है ना, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, आनंदवर्धन थे ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य, याद रखा आनंदवर्धन। देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन सहित सारी भूमि, है ना। तो उक्त कथन किसका है। देखो एक है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, चिंतामणि भाग 2 में इनके 3 निबंध संकलित है, किनके, रामचंद्र शुक्ल के, उसमें से ये निबंध की पंक्तियां ली गई है। ठीक है ना, याद रखना रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अच्छा एक ही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे चारों में से, अच्छा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत कथन है उसका चयन करना है, ठीक है। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है ना, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, लेकिन जो दोनों का सिद्धांत है वो अलग अलग था। प्लेटो के सिद्धांत को बोलते हैं प्रत्ययवादी सिद्धांत, और अरस्तु के सिद्धांत को बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। पहला कथन एकदम सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है, ठीक है, ये भी सही है एकदम, कि कवि का माध्यम अलग है और चित्रकार का माध्यम अलग है, सही बात है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। चलो एक बार इसको होल्ड करते हैं तीसरे को। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, अरस्तु का नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, देखो प्लेटो ने अनुकरण के सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना, ये तो ठीक है, एकता का सामान्य आधार, ठीक है ना, सामान्य आधार। हालांकि प्लेटो मानते थे कि जो दैविक शक्ति होती है ना, दैविक शक्ति के कारण ही कोई आदमी कविताएं कर सकता है, यानी कि वो कला कर सकता है, कला में निपुण हो सकता है, देवीय शक्ति। तो जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत अनुकरण मात्र बिल्कुल भी नहीं है, सर्वथा भी नहीं है ना, बिल्कुल अलग है एकदम, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। डी वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लेटो वही है जिनकी बुक का नाम था, एक हम पढ़ते हैं ना रिपब्लिक, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है रिपब्लिक, और एक है इओन। ठीक है, अब अरस्तु की बुक की बात है तो पेरीपोइटिक्स, याद रखना पेरीपोइटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन बताना है। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया के कल्पना सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है ना, सही कथन बताने हैं, ये गलत कथन है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफी लिटरेरिया कालरिज का ग्रंथ है, न कि वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था, कल्पना के संबंध में दोनों के मत का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। देखो ये भी गलत है, क्योंकि वो दोनों गुरु शिष्य नहीं थे, दोनों दोस्त थे, वो परम मित्र थे। 1770 में तो वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, 1772 में कोलरिज का जन्म हुआ था, याद रखना।
कोल्ड्रिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं है। चलिए ठीक है, एक ये भी हो गया। और कल्पना को कोल्ड्रिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन होगा ना वो सही होगा कि कोल्ड्रिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही, उसके बाहर नहीं है, ठीक है ना। किसी भी काव्य कृति को अगर पहचानना है तो उसका मूल्य होगा उसकी कलात्मकता में, ठीक है, उसके बाहर नहीं है। तीसरा विकल्प एकदम सही होगा, चौथा भी गलत है, ठीक है। कोल्ड्रिज केवल काव्य सर्जन के लिए मानते हैं, कल्पना उसमें आलोचना की उसकी भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि कल्पना की भूमिका हर जगह होती है, ठीक है। कोल्ड्रिज वही था जिन्होंने कल्पना सिद्धांत दिया था, कल्पना सिद्धांत जिसके दो भेद बताए थे उन्होंने, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। अब अगर प्रश्न आ जाए कि कोल्ड्रिज ने कौन सी कल्पना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, तो गौण कल्पना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और उसको सबसे श्रेष्ठ बताया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात मैं कर चुका हूँ पहले भी, जब मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं डिटेल से मैं वहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी फिर भी यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं चीज़ें और बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। कोई भी टॉपिक भारतीय काव्यशास्त्र का हो या पाश्चात्य काव्यशास्त्र का हो या हिंदी साहित्य का हो, आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता, तो बता देना, मैं आपको उसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मतभेद था, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, कॉमन सेंस से उत्तर लगाओ। अहिंसा, महात्मा गांधी चाहते थे कि अहिंसा हो, यानी कि हिंसा न करे लोग, अहिंसा की रहे हैं, है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही चाहते थे कि लड़ाई दंगा ना हो। तो ये तो होने से रहा मतभेद, यहाँ तो सही है। करुणा भी दोनों चाहते थे, लोकतंत्र भी दोनों चाहते थे। कि अलग मतदाता सूची, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अलग मतदाता सूची को लेकर दोनों के बीच में मतभेद था, ठीक है ना। ये गोलमेज सम्मेलन में ये बात हुई थी वहाँ पर, अलग मतदाता सूची को लेकर, तो इन दोनों को लेकर, अलग मतदाता सूची को लेकर दोनों के बीच में मतभेद था ये, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। 69वां प्रश्न देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद कौन सा तत्व नहीं है, ठीक है। विकेंद्रीयवाद और केंद्रीयवाद, विखंडन और स्थानीयता। अब मेरी बात सुनो, इसने दो ऑप्शन दे दिए, विकेंद्रीयता और केंद्रवाद। अब ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही हुए ना, तो इन दोनों को तो देखने से मतलब ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों तो होंगे पक्का, या तो केंद्रीयवाद नहीं होगा या विकेंद्रीयवाद नहीं होगा। अब हमको पता है, ठीक है ना, ये याद रखना, विखंडन और ये स्थानीयता ये दोनों उत्तर आधुनिकता का तत्व है। अब हमको पता है जो उत्तर आधुनिकता है ना, उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना, जो मान्यताएं चलती हुई आ रही है उनका खंडन करना, ठीक है। हर चीज़ को टुकड़ा कर करके देखना, ठीक है ना, और जो भी नियम वगैरह है सबको न मानना, सबका खंडन करना, बस ये याद रखना। देखिए ईश्वर है, नहीं मानेंगे हम तो, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ को तहकीकात करने के बाद खुद सिद्ध करना है, यानी कि ठीक है। अब दूसरा ये भी है इसका कि जो हाशिए पर जो लोग हैं ना, यानी कि जिनको महत्व नहीं दिया गया है, जिनको गिना नहीं जाता था, जैसे लैंगिक समानता वाले लोग, जैसे कि मान लो लेस्बियन, ठीक है, गे हो गए, गे पुरुष पुरुष से प्रेम करता था, स्त्री स्त्री से, तो इनको महत्व दिया गया उत्तर आधुनिकता में। और उत्तर आधुनिकता की अगली कड़ी है विखंडनवाद, ठीक है। तो जब विखंडनवाद इसकी कड़ी है तो विकेंद्रीयता भी इसकी कड़ी होगी, यानी कि हर चीज़ को केंद्र न मान के उसको टुकड़े करके देखना, तो केंद्रवाद गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तत्व नहीं है केंद्रवाद। केंद्रवाद को ये मानते ही नहीं है ना कि एक जगह केंद्र बना के चीज़ें जुड़ी रहे, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकता वाला जो तत्व नहीं है केंद्रवाद है। बाकी स्थानीयता, विखंडन और विकेंद्रीयता ये इसके तत्व है उत्तर आधुनिकता के। और उत्तर आधुनिकता की अगली कड़ी है विखंडनवाद। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिष्टता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था, ठीक है। देखो ये हुआ था किसके साथ, बाल मुकुंद गुप्त के साथ, अनिश्चितता शब्द को लेके। मतलब ये एक वैचारिक बहस थी ये, जो 10 सालों के आसपास चली थी, बहुत सालों तक चली थी। बाद में यह निर्णय निकला कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए कहा था कि अच्छी हिंदी एक ही आदमी लिखता है, अच्छी हिंदी, और वो कौन लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त लिखता है, ठीक है। किसके लिए कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। 71वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। प्रतिकूल यानी कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, उसके अंदर कौन कौन सी विचारधारा नहीं आती है।
सर्वहारा का अधिनायकत्व। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि जो सर्वहारा जो लोग हैं ना, उनका अधिनायकत्व हो। ठीक है, ठीक है। एक तो होता है सर्वहारा वर्ग और एक होता है शोषक, जो होते हैं पूंजीवादी लोग होते हैं, शोषक वर्ग है ना। तो वो खिलाफ है शोषक वर्ग, लेकिन सर्वहारा जो जैसे कि किसान मजदूर, इनका अधिनायकत्व इसके बिल्कुल पक्ष में ही है। वर्गहीन समाज, जैसे वर्गों में नहीं बटा हुआ वो समाज है ना, सारे लोग एक समान सोच है, एक तरीके से बात करेंगे। परिवर्तन की अनिवार्यता, ये एकदम सही है। परिवर्तन को अनिवार्य मानते हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा वाले। ठीक है, इतिहास चक्र में विश्वास नहीं करते ये, ठीक है ना, तो ये इसके प्रतिकूल हो जाएगा। इतिहास चक्र में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो यह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये परिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं, इतिहास चक्र में नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इतिहास चक्र। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी है। जब हम कविता पढ़ते हैं, ये सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है, कुछ सखो तो खुश हो जिनमें, कुछ न पाती हवा जिनमें। तो यहाँ पे मुर्गे और तीतर की बात की गई है, मुर्गे और तीतर। ठीक है ना, पढ़ते हैं जब कविता उसमें साफ लिखा हुआ होता है, मुर्गे तीतर वाली बात इसमें आई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्गे और तीतर। भवानी प्रसाद मिश्र वही है जिन्होंने गीत फुरों से कविता लिखी है, जिनका काव्य संग्रह भी है 1953 में संपादित। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को नहीं रामचरितमानस में उत्तरकांड में उन्होंने यानी कि तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ठीक है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ का जो लाखों बार एग्जाम में आ चुकी है, लाखों बार। ठीक है, शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं, रामचरितमानस और तुलसी के पक्ष में। रामचरितमानस और तुलसी, यानी कि जो तुलसीदास है ना, वो रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है। तुलसीदास शुक्ल जी के प्रिय कवि है। जैसे कबीर जो थे ना, कबीर, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि है कबीर। 25वां प्रश्न देखते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, तब क्या किया वो जीवन क्या जिया। पंक्तियाँ किसकी हैं ये? नक्ति बोध किया। इन्हें पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कौन सा सही नहीं है बताना है। स्वयं से असंतुष्टि, ठीक है, सही। आत्मालोचना, ये भी सही है, खुद का आत्मालोचन कर रहा है यहाँ तो। कभी आत्ममंथन, दोनों चीज़ें एक ही है, ये दोनों सही है। वो ऑप्शन 3 है असमंजस की स्थिति। यहाँ असमंजस नहीं है, यह क्लियर है कि अब तक क्या किया जीवन क्या दिया। असमंजस नहीं, क्लियर है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाया हूँ और मुझे कुछ खास करना चाहिए। तो असमंजस बिल्कुल भी नहीं है, बस असंतुष्टि है, आत्मालोचना है, आत्ममंथन है। असमंजस नहीं है, क्लियर है यहाँ तो। ठीक है, क्लियर है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि श्रद्धा और मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ाई भावमय और श्लाघ्य है। ठीक है, यदि श्रद्धा और मनन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ाई भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में ये कथन किसका है? देखो, जब हम कामायनी की भूमिका पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसे शब्द ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाते हैं कि ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था, कहाँ तो भूमिका में। और भूमिका किसने लिखी है कामायनी की? आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद में। ठीक है, कामायनी जो 1935 में छपा था, इसकी भूमिका स्वयं लेखक ने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने। 15 सर्ग रामायणी में। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का उत्तर होगा। भूमिका जरूर पढ़ा करो किसी भी काव्य के ना। सर्ग कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न में संघर्ष, निद्रा, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कैसे याद करना है? चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा। ठीक है, कहा मतलब ये काम, वासना, लज्जा, की ये की हो गया। की कैसे लिखूंगे? बड़ी की, ऐसे लिखूंगा, काम, वासना, लज्जा, की। तो का तो हो जाएगा कर्म, एक कर। अब बड़ी ई की मात्रा होती है, तो बड़ी ई की मात्रा पहले ईर्ष्या है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर क्या होता है? मात्रा नहीं होती बड़ी ई की, उसके बाद फिर ईड़ा आएगा। तो इसलिए आप कोई कन्फ्यूज नहीं होगा कि ईर्ष्या पहले लूँ या ईड़ा पहले लूँ। आपको पता है कि बड़ी ई की मात्रा है, तो पहले बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द आएगा जो ईर्ष्या है, बाद में ईड़ा आएगा। तो उसका स्वप्न में संघर्ष, दो ही वो चाहिए। फिर निद्रा, निर्वेद, निद्रा यानी कि सोना, निद्रा मतलब सोना, और निद्रा ऐसे लिखना आप इंग्लिश में। निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो कामायनी क्या है? चिंता से लेके
आनंद तक का सफ़र है ये। ठीक है, चिंता से लेकर आनंद तक का सफ़र है ये। चिंता से आनंद का सफ़र का नाम ही क्या है? कामायनी है। ठीक है, भूमिका जरूर पढ़ा करो, किसी भी कार्य की जरूर सिलेबस पर रचनाएं दी रखी है, उनको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ा करो। ऐसा आप तो पूरा नहीं पढ़ो तो भी कम से कम भूमिका, पहला पेज, आखिरी पेज, उसके बारे में जो इंडेक्स है, ये सब चीज़ें जरूर देखा करो। है प्रश्न बहुत आते हैं यहाँ से, आधी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाती है। सादो देखा जग बोराना, साच कहूँ तो मारन दो, झूठी जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहे माना, आपस में दो लड़ते हैं, मरम को ही न जाना। कौन सा संदेश कबीर देना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखो कबीर क्या चाहते हैं, धार्मिक सही सुनता चाहते हैं। ठीक है, धार्मिक सद्भाव भी चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द भी चाहते हैं, एक केसरवादी प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, लेकिन धार्मिक सही सुनता चाहते हैं, न कि असही सुनता। तो ये आने से यहाँ पे गलती हो जाएगी ये। ठीक है ना, धार्मिक असहिष्णुता गलत हो जाएगा, धार्मिक सही सुनता होना चाहिए था ये। तो जो संदेश है ना असहिष्णुता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो धर्म एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को मिलकर रहे। करम बीबी सरफराज किस उपन्यास के पात्र हूँ? सिलेबस में आपको पता है, जिंदगी नामा लगा हुआ है, 1979 में प्रकाशित था ये, साहित्य अकादमी मिला इसको, कृष्णा सोबती का उपन्यास है ये। ठीक है, करम बीबी और सरफराज इसी के पात्र रहेंगे दोनों। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे में ये भी इन्हीं का उपन्यास है, 1972 प्रकाशन वर्ष है इसका। डार से बिछड़ी ये रचना भी इनकी है, और यारों से यार की। इसके अलावा और भी रचनाएं बात करूँ तो मित्रों मरजानी, ठीक है, दिलो दानिश, समय सरगम, ये रचनाएं किसकी है? कृष्णा सोबती की। अगला प्रश्न देखो, मानस का हंस का पात्र कौन सा नहीं है? बेनी माधव तो होगा ही सही ना, क्योंकि तुलसीदास से संबंधित जीवनी है, तुलसीदास की है। अमृतलाल नागर ने लिखी है, 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है खंजर नयन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूरदास के ऊपर लिखा गया है, 1981 इसका प्रकाशन वर्ष है। पहला जो उपन्यास था महाकाल था, 1947 में, अमृतलाल नागर का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा सेठ बांकेमल था, सेठ बांकेमल, 1955 में, सेठ बांकेमल। ठीक है, अमृतलाल नागर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। बेनी माधव भी मानस कांच का पात्र है, गंगेश्वर मंगलू भी है, नंददास शिवचरण भी है, जो वीरपाल सिंह को जान भी है ना, ये नहीं है बात, याद रखना। ठीक है, कौन कौन उपन्यास की बात कर ली हमने? महाकाल की बात करनी, सेठ बांकेमल की बात करनी, इसके अलावा एक है बूंद और समुद्र। ठीक है, याद रखना, बूंद और समुद्र भी इनका ही है। शतरंज के मोहरे भी इनका उपन्यास है। इसके अलावा अमृत और विष को तो साहित्य अकादमी मिला है, अमृत और विष इसको तो साहित्य अकादमी मिला है, 1966 का प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा याद कर लेना, ध्यान से सुन लेना, एकदा निर्विचारण। इसके अलावा एक हो गया साधन बटवाला, एक मुकड़ा, मानस का हंस, खंजर नयन, नाट्य बहुत गोपाल। ठीक है, करवट, पीढ़ियाँ, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, बहुत सारे उपन्यास इनके। ठीक है, याद कर लेना, सबके सब आसान है, मतलब हो जाएंगे आसानी से याद। एक बार दो बार देखोगे तो वीडियो को रिपीट करके देखो, आप बार बार देखो, समझ में नहीं आए तो पीछे करके देखो वीडियो को बार बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जो और एग्जाम हो गए ना, जो आपके जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, या जो बच्चे नेट का एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आसान है, वहाँ से आएगा पक्का है। किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक कस्बों नंबर गाँव श्रीपालगंज की कहानी है? 4.5 लाख 5 लाख बार क्वेश्चन आ जाता है। कितने बार? 4.5 लाख 5 लाख। राग दरबारी है, राग दरबारी उपन्यास जो कि 1968 में लिखा था, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का। उसके अंतर्गत शिवपालगंज का नाम आता है। ठीक है, याद रखना, शिवपालगंज। व्यंग्य उपन्यास है, वह व्यंग्य उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल कौन कौन से हैं? सोनी घाटी का सूरज, सोनी घाटी का सूरज, ये भी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। पहला पड़ाव, मकान, ये भी उपन्यास है। ठीक है, विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत। तो याद रखना, कोई सी भी रचना किसी की भी आ सकती है, अगर एक बार सिलेबस में कोई चीज़ जोड़ भी गई है तो उससे संबंधित कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? देखो, शकुन और डॉक्टर जोशी हम पढ़ते हैं बंटी, आपका बंटी, 1971-72 में लिखा गया उपन्यास है ये। तलाकशुदा माता पिता, तलाकशुदा माता पिता के कारण बच्चे पर, छोटे से बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका चित्रण इसमें किया गया है।
याद रखना आपका बंटी का जो असली नाम है वो होता है वो अरूप बत्रा, ठीक है, अरूप बत्रा, ठीक है। मंडू भंडारी का उपन्यास है, बहुत फेमस है, हर बार यही प्रश्न आता है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित और निखंड ये तलाकशुदा से संबंधित, तो ये प्रश्न आता है हर बार, ठीक है। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, 82 का उत्तर बताने हैं कौन कौन सा इसके पात्र क्या है। सुबोध और मदारी लाल, ठीक है। उसके बाद है गंगी और मेकू, श्यामा और धर्मदास, करुणा और प्रकाश, गंगी और मेकू, ठीक है। प्रेमचंद एक कहानी है, प्रायश्चित, ठीक है। उसमें से बताना ही कौन सा उत्तर इसमें सही होगा, बताओ क्या इसका सही उत्तर होगा। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका, सुबोध चंद्र और मदारी लाल जो ये पात्र है ना, प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं प्रेमचंद की कहानी के। इसके अलावा आपने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर हो गई, ठीक है। प्रेमचंद की जो पहली कहानी है उसमें सबसे पहले नाम आता है सोच का, ठीक है। सोच जो कहानी है इसको पहली कहानी में गिना जाता है। बाकी पंच परमेश्वर हो गया, बूढ़ी काकी हो गई 1920 में, ईदगाह कहानी हो गई, ईदगाह के बाद नमक का दरोगा हो गया, ठीक है। कफन आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी कहानी है, अंतिम कहानी मानी जाती है कफन प्रेमचंद की, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही नहीं है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन है, यानी कि स्कंदगुप्त जो था नाटक है 1928 में लिखा गया था, ठीक है। धर्म प्रसाद का नाटक था, जयशंकर प्रसाद का। इसमें स्कंदगुप्त जो था ना वो कहीं ना कहीं राज्य के प्रति उदासीनता का कारण था। क्या कारण है बताता हूँ, ठीक है, कोई ना सही नहीं, अब खुद के अनुसार जवाब देगा। स्कंदगुप्त जो बहुत बहादुर इंसान था, बहुत अच्छा पात्र है, तो देखना क्या है, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, तो ये एकदम सही बात है कि जो उनका उत्तराधिकार नियम है ना अव्यवस्थित तरीके से है, उसकी वजह से काफ़ी सारे कांड होते हैं, तो ये एकदम सही कारण है, मतलब तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा क्योंकि ये असली वजह है। ये भी एक वो विलास के प्रति वितृष्णा, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, इसका मतलब होता है कि उसको कोई ऐसा लालच नहीं है कि राजा बन जाऊंगा तो भोग विलास करूंगा एक प्रकार से, या फिर ऐसे इच्छा हो उनको खूब विलासी। वितृष्णा मतलब मन नहीं है उसका, ठीक है ना, ऊपर उठा हुआ है वो, तो ये भी एक कारण नहीं है कि वो उदासीन है, ठीक है ना। वी माता का षड्यंत्र, ये भी एक कारण है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये कारण है ना कि उसको भोग विलास की इच्छा नहीं है, तो ये कारण होगा एक तो कि वो उदासीन है। ये जो नहीं है उसका चयन करना है, वी माता जो उसकी वी माता उसका षड्यंत्र, तो वो भी एक कारण है। जो डी है ना ये गलत है, छात्र धर्म का अभाव, उसके अंदर छात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म का गुण बहुत ज़्यादा विद्यमान, वो योग्य है लेकिन फिर भी वो इन 3 कारणों के कारण से उदासीन है, ठीक है ना। वो अपने उसको लेकर राजा बनने को लेकर 1928 प्रकाशन वर्ष है उसका। सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है ये, ठीक है। सिलेबस पे लाल लिखा हुआ है, गलत है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सिंदूर की होली में किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन पर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे स्त्री बनाने के लिए। मनोज शंकर हो गया इसका आंसर, ठीक है। मनोज शंकर बहुत अहम पात्र है इसका, पढ़ना बहुत अच्छा नाटक है, कम से कम उसकी सारी पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के नींव कहा है, ठीक है। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य में किताबी ज्ञान को, ठीक है ना, निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। ये अश्क के लिए कहा है, ये अश्क। अश्क कौन है, जिन्होंने एक नाटक लिखा है बहुत फेमस, अंजू दीदी, जो कि पाठ्यक्रम में भी है, 1955 प्रकाशन वर्ष है ये। जगदीश चंद्र माथुर ने उपेंद्र नाथ अश्क के लिए कहा है, और जगदीश चंद्र माथुर ये वही जिन्होंने कोणार्क 51 में, शारदिया और पहला राजा जैसे नाटक लिखे हैं। पहला राजा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा यहीं पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, 86वां, समांतर कथा प्रसंगों के लिए लिखा गया नाटक। देखो 2 कथा इसमें साथ चलती रहती है, एक चलती द्रोणाचार्य वाली जो रियल महाभारत की कथा है, और एक चलती रहती कौन सी, जो आधुनिक काल में एक प्रोफेसर होता है अरविंद नाम का, उसकी कथा।
इन दोनों की कथा पैरेलल चलती रहती है। तो किस प्रकार से प्रोफेसर को सामाजिक जो अवांछित तत्व हैं उनके आगे झुकना पड़ता है, कभी कभी उनकी बातें माननी पड़ती है। तो ये है 1977 में लिखा गया नाटक है शंकर शेष का, शंकर शेष। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा ये 8वां सर्ग, द्रौपदी शकुंतला की अंगूठी। ये जो नाटक है ना, किसके नाटक है ये? सुरेंद्र वर्मा के। और पहला राजा किसका है? जगदीश चंद्र का। अभी पढ़ा था पहले पहला राजा। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है ये। आवारा मसीहा किस उपन्यास किस साहित्यकार के ऊपर एक जीवनी है? तो ये पूछ रहा है कि किस उपन्यास साहित्यकार की, यानी कि किसके ऊपर लिखा गया है इसको। ठीक है, लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर 1974 में। ठीक है, शरद चंद्र के ऊपर, शरद चंद्र की जीवनी है ये, शरद चंद्र की। ठीक है, किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। ये हिंदी और बांग्ला साहित्य दोनों के बीच में पुल का काम किया है, दोनों के ऑडियंस को एक किया है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जीवनी एक प्रकार से देखा जाए ना, तो ये जिसमें इतना बड़ा काम किया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के इसलिए बड़े साहित्यकार को जीवनी लिखकर, है ना, उनका नाम देना कहीं ना कहीं। तो विष्णु प्रभाकर इसके राइटर है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? शुक्ल जी ने जायसी की रचनाओं का संपादन किया था। ठीक है ना, तो जिसमें पहली रचना थी उनकी पद्मावती। क्रम याद रखना। ठीक है ना, पूछ सकता है कौन किसका संपादन नहीं किया है। अखरावट का भी किया था और आखिरी कलाम का भी किया था। ठीक है, 3 रचनाओं का किया था, आखिरी कलाम। तो आपको याद होना चाहिए कि कयामत का वर्णन जो है वो आखिरी कलाम से। ठीक है, शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम में। क्या ग्रंथ है ये? पद्मावत, मतलब जायसी का ग्रंथ है, पद्मावत लिखने वाले जायसी का। ठीक है, मंजन की है मधुमालती, मंजन की मधुमालती। ठीक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की रचना है ये। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं है, निष्क्रिय दया नहीं है, वरन रचनात्मक करुणा का भावी वर्तमान है। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? महादेवी के संदर्भ में ये पंक्तियाँ है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी वही जिन्होंने हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास, संवेदनात्मक। ठीक है, इतिहास। ठीक है, और महादेवी वर्मा छायावाद की बहुत फेमस कवियत्री है। तो 1907 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत। और भी है, लेकिन चारों का संकलन किया है किसने? यामा में, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ भी मिला है। ये 1940 इसका प्रकाशन है, यामा में इन चारों का संग्रह है। इसके बाद दीपशिखा है जो 42 इसका प्रकाशन है। लाखों बार दीपशिखा संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1942। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यामा के अंदर कौन सी रचना संकलित नहीं है, और हर बार दीपशिखा ऑप्शन में होता है। दीपशिखा जो है वो यामा के अंदर संकलित नहीं है, याद रखना, क्योंकि यामा का प्रकाशन तो 1940 में हो गया था। दीपशिखा जो है 1942 में प्रकाशित हुई थी। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं इनकी। सांध्य गीत के अंदर संकलित है ये वाली कविता, सांध्य गीत हुआ। अगला प्रश्न देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। जॉन गिलक्रास्ट इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 4 बंदे इसमें काम करते थे जो आधुनिक हिंदी भाषा, जो भारतीय भाषा है ना, उनके लिए काम करते थे। कौन कौन करते थे? लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान और चौथे थे सदा सुखलाल नियाज। सदा सुखलाल नियाज कौन थे? जिनकी भाषा पंडिताओपन था, जिनकी भाषा था। ठीक है, अब पूछते हैं क्या क्या कहा है, जो गलत कथन है उसका चुनाव करना। इसके प्राचार्य गिलक्रास्ट थे, सही कथन है। इंग्लैंड के नवागत अंग्रेज प्रोफेसरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, ये भी सही कथन है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये गलत हो जाएगी, दी जाती थी। और 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 90वां प्रश्न। इक्राम तालव्य वर्ण कौन कौन सा है? देखो दोस्तों, जो च वर्ग है ना, वो तालव्य वर्ग की श्रेणी में आता है। ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, क कंठे में आता है। त वर्ग आता है दंत्य वर्ण, त वर्ग दंत्य वर्ण,
क कंठे, ट वर्ग मूर्धा और च वर्ग आता है तालव्य। ठीक है, तो च का ये तो ये हो गया और एक च हो गया। ए और डी, ए डी का ये रहा चौथा उत्तर, तालव्य बन गया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1955 में जो राजभाषा आयोग में फोन को जो सुझाव दिए गए हैं, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा, यही सारे बात का एक माध्यम हो, कॉमन सी बात से बिल्कुल आप भी अगर होते तो यही करते, तो ये एकदम सही कथन नहीं है। ठीक है, पहला 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही कथन है बिल्कुल। भारत सरकार ने प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों कहेगा कोई कि अंग्रेजी में होना चाहिए, बल्कि हिंदी में होना चाहिए, ये कहेंगे ना, ठीक गलत है। उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय भाषा को व्यवहार होना चाहिए, ये एकदम सही है। ठीक है, ए बी डी, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, ए बी डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? जगदीश चंद्र माथुर वही है जो ऐतिहासिक और एक प्रकार से रचनाएं करते थे ना, कोणार्क, पहला राजा, शारदीय। तो क्या है कि प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, ये एकदम दिखता है इनकी रचनाओं में, है ना। प्राचीन घटनाओं को लेकर आज की समस्या का चित्रण करना। प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, ये गलत है। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये भी सही है। ठीक है, ए और सी जो है ना, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा उत्तर। ठीक है, ये गलत है। मध्य वर्ग सामाजिक यथा का प्रकाशन, ये भी गलत है। ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क याद रखना, 1951 प्रकाशन वर्ष से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? जो सही बातें हैं उनका चयन करना है। ठीक है, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, सही कथन है। ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार के अवसर देते हैं, बी भी सही है। इनमें उक्ति हुए चित्र का नितांत अभाव था, बिल्कुल गलत बात है ये। उक्ति हुए चित्र का नितांत अभाव बिल्कुल भी नहीं था, कूट कूट के इनकी बात को अलग ढंग से कहना, तो यह अभाव नहीं था। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ परिचित है, ये भी सही है। तो ए बी डी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सी भी सही होता अगर वहाँ अभाव नहीं दिया होता। ए बी डी पहला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, प्रश्न हार्ड नहीं आता, ट्रिकी आता है, फिर ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पे याद रखना, सही नहीं है या सही है पूछा है, इस पर गोला कर दिया करो। ठीक है, सही बताना है कि सही कौन सा है। दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, एकदम सही कथन नहीं है। पुनर्जागरण क्या होता है? पहले एक संस्कृति चल रही होती है, फिर दूसरी नई संस्कृति स्टार्ट हो रही है। अब ये चलाएं या ये चलाएं, तो इनके बीच में जो टकराहट होती है ना, इसी को पुनर्जागरण बोलते हैं। क्योंकि पहले जो चलता हुआ आ रहा है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, सबके लिए लागू वो नहीं होता, वो उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, जो कि उसको दूर करना जरूरी है। और अब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बीच में जो क्रियाकलाप होता है उसको बोलते हैं संक्रमण का या पुनर्जागरण। तो जो बहुत जातीय संस्कृति की टकराहट, मनुष्य की आदम प्रवृत्ति की तलाश, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य की जो शुरुआती प्रवृत्ति है उनकी तलाश नहीं होती, नई प्रवृत्ति की तलाश होती है। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, अगर यथातथ्य अनुपालन ही करना होता है परंपराओं का, तो फिर नई पुनर्जागरण करने की जरूरत क्या है? मनुष्य के संपूर्ण संश्लिष्ट रूप की खोज, ये सही है। ठीक है ना, संपूर्ण संश्लिष्ट रूप की खोज के लिए पुनर्जागरण जरूरी है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46वां। प्रणीत पर 4 चरणों के द्वारा कौन सी कहानियां रखी गई? देखो ठुमरी, ठीक है, ठुमरी और आदिव्याप्ति कुमार, ये इनके कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है और कहानियां भी है ये। ठीक है, जिसके अंदर ठुमरी के अंदर ही संकलित है तीसरी कसम, जो फेमस कहानी है ना तीसरी कसम, इसी के अंदर संकलित है ये। तो प्रणीत पर 4 चरणों कौन कौन से नहीं है? बी और डी, बी और बी। तीसरा मूर्धों का गाम्य धर्मवीर भारती की रचना है, और कर्मनाशा के हार ये शिव प्रसाद की रचना है, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की रचना हो जाएगी। 97वां प्रश्न देखिए। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? हर गोविंद तो रेणु की कहानी है, संवदिया उसका पात्र है, तो ए तो गलत हो जाएगा, तो ए तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बब्बर अली खान, चौधरी पीर बख्श, ये दोनों जो पात्र है ना, बी और सी, ये हो जाएंगे यशपाल पर्दा कहानी के पात्र। ठीक है, शेख जुम्मन जो है वो पंच परमेश्वर का पात्र है, परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है ना, उसका पात्र। अगला क्वेश्चन देखो, 98वां क्वेश्चन है कि इलियट की पुस्तकें कौन कौन सी इनमें से?
तो देखो हमने पढ़ा था कि साइंस एंड पोइट्री ये किसकी बुक है, तो आई ए रिचर्ड्स से। और आई ए रिचर्ड्स वही है जिसका 1893 में जन्म हुआ है, जिन्होंने संप्रेषण मूल्य का सिद्धांत दिया था, संप्रेषण मूल्य सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो गलत है। तो सही उत्तर होगा हमारा, वो होगा कौन सा, द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड। ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है, इलियट की। इलियट का जन्म कब हुआ था, 1888 में। ठीक है, द वेस्टलैंड के कारण ही इनको साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है। इलियट वही है जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। एक कौन सा दिया है, वस्तुनिष्ठ समीकरण। आज मेरी तबीयत खराब है थोड़ा सा, तो वजह से थोड़ा सा आपको डाउन लग रहा होगा, लेकिन यूजीसी नेट का एग्जाम आ रहा है तो वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है। निर्वैयक्तिकता, वस्तुनिष्ठ समीकरण और एक परंपरा का सिद्धांत। ठीक है, ये इलियट के सिद्धांत है। बाकी रचनाएं बी और डी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है ये रचनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 99 वाला। आचार्य क्षेमेंद्र के कौन सा ग्रंथ बताना है आचार्य क्षेमेंद्र का। ठीक है, देखो जो इसमें ऊपर वाली रचना थी ना, ये मेकिंग ऑफ लिटरेचर, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो मेकिंग ऑफ लिटरेचर किसकी रचना है, लेकिन फिर भी आप लिख लो, स्कॉट जेम्स की रचना है वो, स्कॉट जेम्स की। ठीक है, कौन सी रचना जो भी पढ़ी थी ना अपन ने, मेकिंग ऑफ लिटरेचर। ठीक है, स्कॉट जेम्स की, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, याद रखो। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम बताना है। अब देखो हमको पता है व्यक्ति विवेक जो है महिम भट्ट की रचना, व्यक्ति विवेक। दश कुमार चरित दंडी की रचना है। तो बची कौन सी, दो ही तो बची है, कवि कंठाभरण और शोभत तिलक। ये दोनों क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। क्षेमेंद्र वही है जिसने औचित्य सिद्धांत दिया है अपना, कौन सा, औचित्य सिद्धांत। ठीक है, सी और डी, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है, कमेंट करके बताओ। ये तो कवि कंठाभरण है, एक रचना है कवि कुल कंठाभरण, है ना। कमेंट करके बताओ किसकी रचना है। सेनापति की रचना है कवि कुल कंठाभरण, क्या टेक्निक, सेनापति की। 1589 में जन्म हुआ है सेनापति का, 1589, 1555 में केशवदास का। ठीक है ना। क्या प्रश्न देखो आप, 100वां प्रश्न। हालांकि ये 50वां प्रश्न है इस पेपर का, क्योंकि इसमें पेपर 1 भी क्लिक से उत्तर ही पाता, तो ये 50वां प्रश्न है। मार्क्सवादी दर्शन के बारे में कौन सा कथन सही है, सही कथन का चयन करना है। चलो ठीक है, मार्क्सवादी साहित्य क्या मानते हैं। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की है, एकदम सही कथन नहीं है कि मानव सभ्यता के विकास की जो पहली मंजिल है ना वो आदिम साम्यवाद की है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी सही है। हमेशा कहीं ना कहीं पे वर्ग संघर्ष होते रहे हैं, तो ए और बी सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सही हो जाएगा। सी बढ़िए कि मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी, ये गलत है। अंतिम मंजिल जो कि साम्यवाद की होगी। ठीक है ना, कुछ लोग आपको साम्यवाद और समाजवाद में समानता बताएंगे, लेकिन गलत है। साम्यवाद और समाजवाद में थोड़ा सा अंतर है। समाज क्या होता है, जिसमें समाजवाद में क्या होता है ना, सारा जो कहीं ना कहीं जो मतलब सबके जो सब कुछ है ना वो सरकार के अंडर में होता है, बड़े बड़े लोगों के अंडर में होता है। क्योंकि साम्यवाद में जो सर्वहारा वर्ग है ना उसके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं, कि सबके पास मजदूरों, कारीगरों, सबको अपने अपने काम के अनुसार, अपने यथाशक्ति के अनुसार सब काम करते हैं साम्यवाद के। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। इतिहास समय समय पर अपने आप को दोहराता है, इस चीज़ का समर्थन भी मार्क्सवादी दर्शन नहीं करता है। ठीक है, याद रखना ए और बी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो 101 भाई, जी कावला प्रश्न है। आधुनिक काल की रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, अब देखो आधुनिक काल में हम 2 कवियों का नाम एक साथ पढ़ते हैं, उद्धव शतक और सुधारा भ्रमरदूत। ठीक है, कभी रुक जाओ, बताता हूँ दोबारा। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और जिनके साथ एक कवि का नाम और पढ़ते सत्य नारायण कवि रत्न। उनकी रचनाएं भ्रमरदूत और इनकी रचनाएं उद्धव शतक। तो ए और सी सही उत्तर रहेगा वहाँ पे, ए और सी ये पहला उत्तर। ठीक है, बाकी रचनाएं जो है वो आधुनिक काल की नहीं है। सुदामा चरित किसकी रचनाएं, नरोत्तम दास स्वामी की। ठीक है, भक्ति काल से, और राज पंचाध्याय भक्ति काल से नंददास की।
रोला छंद में लिखी हुई रचना है रोला, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, याद रखना। भगवान कृष्ण के ऊपर रचित रचना है, कृष्ण से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इक्यावनवा प्रश्न देखिए, 52वां प्रश्न ही है, 102 नंबर का 152वां प्रश्न। द्विवेदी युगीन की कविता की विशेषताएं कौन कौन सी, ठीक है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, ठीक है। तो जो इनकी प्रमुख विशेषता है ना, उसमें इतिवृत्तात्मकता आती है एक तो, और एक प्रबंधात्मक। जितने खंड काव्य, जितने प्रबंध काव्य द्विवेदी युग में लिखे गए थे, वैसे बाद में नहीं लिखे गए। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने खुद ने अकेले 19 से ऊपर खंड काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं 2-3। तो इतिवृत्तात्मकता, प्रबंधात्मकता, बी और डी ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता हो गया लंबे लंबे वाक्य लेना एक प्रकार से, और पुरानी बातों को लाना बीच में, है ना। तो श्रृंगार पीड़िता नहीं है, श्रृंगार पीड़िता को द्विवेदी जी जो खंडन करते थे श्रृंगार का। और लाक्षणिकता तो ये तो द्वितीय काल और उससे पहले ही यूज की जाती थी, ठीक है। ये लाक्षणिकता तो धीरे धीरे कम हो गई थी द्विवेदी युग में, फिर बाद में छायावाद में आई ये चीज़ें। कौन सी रचना छायावाद की नहीं है पूछ रहा है, छायावादी नहीं। झरना ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, 1918 जयशंकर प्रसाद की रचना है ये, ठीक है। पथिक, मिलन और रश्मि, इनमें से रश्मि जो ये पंथ की रचना है, ठीक है ना, ये भी छायावाद की रचना है। अच्छा, 2 चूज करनी इनमें से, ए और डी। ए और डी कहाँ पे है, नहीं है पूछा है, तो सॉरी नहीं है पूछा है, बी और सी, ठीक है। बी और सी ये रहा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों छायावाद के नहीं है। ये स्वच्छंदतावादी जो कवि है ना, जो द्विवेदी युग में आते हैं, पथिक और मिलन, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है इन्हें, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। इसमें पथिक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1917। मिलन का कितना है, 1920। एक मानसी रचना भी इनकी जिसका है 1927, और एक है स्वप्न 1929। खंड काव्य है ये, पथिक और मिलन और ये स्वप्न। मानसिक फुटकर काव्य का संग्रह है राम नरेश त्रिपाठी पर। 103वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास कौन कौन से है। जहाँ सांप्रदायिक शब्द आएगा वहाँ विभाजन जरूर आएगा। तमस उपन्यास और झूठा सच उपन्यास दोनों के दोनों सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी को आधारित बनाकर लिखे गए उपन्यास है ये। तमस भीष्म साहनी का है, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है ये। झूठा सच के 2 पार्ट है, 1958 में पहला पार्ट आया था, देश का वतन और देश, और 1960 में दूसरा आया था, ठीक है। सी और डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदाय, ये हो ही गया। तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, रिचर्ड और निर्जा, ठीक है। ये दोनों तमस उपन्यास के पात्र हैं। 1973 में लिखा गया विश्व साहनी का उपन्यास है ये। 5 दिन की कथा का वर्णन है सिर्फ से, टोटल 5 दिन की कथा चलती है, दंगा फसाद सब 5 दिन बाद सब खत्म हो जाता है। कनक जो है वो झूठा सच का पात्र है, कनक सोमराज तारा, झूठा सच यशपाल। सेल्मा अज्ञेय का उपन्यास का पात्र है, अज्ञेय का उपन्यास एक अपने अपने अजनबी उसका पात्र है। मंडू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है, मंडू भंडारी द्वारा उपन्यास नहीं है पूछ रहा है ना, तो महाबोध भी है, आपका बंटी भी है, दोनों मंडू भंडारी के उपन्यास है। शैलुस और बसंती ये दोनों मंडू भंडारी के नहीं है। शैलुस किसकी रचना है, शिव प्रसाद की, और बसंती किसकी है, बसंती यह है भीष्म साहनी का उपन्यास है, ठीक है। बसंती, कुंतो, मैयादास की माड़ी ये उपन्यास किसके हैं, भीष्म साहनी के। दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और निष्कासन। ए और डी ये दोनों के दोनों दूधनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। खालीगर रचना किसकी है, खालीगर ये है रामदरस मिश्र की, ठीक है, रामदरस मिश्र की। और बसंत का एक दिन ये किसकी रचना है, बसंत का एक दिन ये भी रामदरस मिश्र की रचना है, ठीक है। बाकी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन ये दोनों की दोनों रचनाएं दूधनाथ सिंह की। स्त्री नाटककारों की रचनाएं कौन सी थी, स्त्री नाटककारों है ना। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है, बिना दीवारों का घर किसका है, मन्नू भंडारी का घर बिना दीवारों का, ये नाटक है। और नेपथ्य राग मीरा कांत एक नाटककार है, महिला है मीरा कांत, याद रखना है ना, उनका है, ठीक है, मीरा कांत का है। बाकी उत्तर उर्वशी ये किसका है,
हमीदुल्ला, ठीक है, हमीदुल्ला का नाटक है ये। और प्रजा ही रहने दो, ये गिरिराज किशोर का नाटक है, गिरिराज किशोर। महिला हुआ कौन कौन से है, बी और डी। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के संवाद उक्तियां कौन कौन सी, यानी कौन कौन सा कथन है जो चाणक्य ने अपने मुंह से बोला है चंद्रगुप्त नाटक में, ठीक है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चाणक्य का कथन नहीं है, ये किसी और पात्र का है, चंद्रगुप्त का कथन नहीं है, ठीक है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, एकदम सही कथन नहीं है। महत्वाकांक्षी का मोती निश्चितता किसी भी में पलता है, ये भी सही कथन है। एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लोस्त्रागार में दुष्कर्म विस्फोट करेगा, ये गलत है। बी और सी जो कथन है चाणक्य के कथन है, ये याद रखना, बी और सी। इसके अलावा चाणक्य के और भी कथन है जो बहुत फेमस है, ठीक है। समझदारी आदि पर यौवन चला जाता है, और मैं मनुष्य को भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये भी चाणक्य की पंक्तियाँ है। 1931 में लिखा गया बहुत अच्छा नाटक है ये, सांस्कृतिक चेतना का नाटक है ना, जयशंकर प्रसाद का। विद्या निवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है, पीफराय तरफ, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, किस किसको नमन करो, ये दोनों के दोनों जो है विद्या निवास मिश्र का निबंध नहीं है, बी और डी। लेकिन बी और डी ऑप्शन में नहीं था, इस कारण क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, किस किसको नमन करो और कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये दोनों रचनाएं विद्या निवास मिश्र की नहीं है। बाकी अस्मिता के लिए, अंगद की नियति, ठीक है ना, ये चितवन की छां, चितवन की छां, ऐसे जो निबंध संग्रह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या निवास मिश्र एक ललित निबंधकार है। किस किसको नमन करो, किसका निबंध है ये, शिव प्रसाद सिंह का। और कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये किसका है, विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है, विष्णुकांत शास्त्री। अगला प्रश्न देखो, दलित आत्मकथा है कौन सी नंबर, आज के अतीत भीष्म सारणी 2003, ये दलित आत्मकथा नहीं है, याद रखना। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान और मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर, तिरस्कृत सूरजपाल चौहान, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है ना दलित आत्मकथा है, तो बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी, बी और डी। पानी बीच में प्यासी, किसकी आत्मकथा है ये, मिथिलेश्वर की, मिथिलेश्वर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता है। भक्ति काल में हम पढ़ते हैं दो प्रकार की धाराओं का जिक्र करते हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण धारा के अंदर राम काव्य, कृष्ण काव्य पढ़ते हैं, लेकिन निर्गुण के अंदर हम संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ता हूँ। तो सूफी काव्य की विशेषता है, देखो, ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, ये संत काव्य का एकदम उल्टा है, पदम सही है, ठीक है। ईश्वर को नायिका के रूप में, जो इनकी प्रेमिका होती है उनको ईश्वर मान के चलते हैं, या पहला एकदम सही है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना बिल्कुल नहीं, नायक एकदम नॉर्मल होता है इनका। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य तो पढ़िए, जो कथानक चलता हुआ आ रहा है, पुराना चल रहा है ना, जैसे कि हिंदू कथाओं को लेना कहीं ना कहीं से, है ना, जादू वाली चीज़ें बताना कहीं ना कहीं, तो कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग, ए और सी दोनों सही है। ये सूफी काव्य की विशेषता है ये। सगुण ईश्वर की उपासना, ये गलत हो जाएगा, निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं, ठीक है, ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन कौन से है, देखो, दंतुर, अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है, विलोम, मल्लिका, अंबिका, ठीक है। ये सारे जो मुख्य मुख्य पात्र है ये आषाढ़ के एक दिन के पात्र है। 1958 में लिखा गया नाटक है ये, मोहन राकेश का, ठीक है। कालिदास के जीवन के ऊपर लिखा गया एक काल्पनिक नाटक है ये। कालिदास जिसने इतने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, उसके जीवन में कभी कोई प्रेमिका नहीं रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मानकर मोहन राकेश ने मल्लिका एक काल्पनिक पात्र है, इसकी प्रेमिका होती कालिदास में, ठीक है। श्वेतांग और श्यामांग, ये दोनों जो पात्र हैं ये नेहरू के राजहंस के पात्र है, याद रखना, नेहरू के राजहंस 1963 में आया हुआ नाटक है। इसका नाटक है मोहन राकेश का, एक आधे अधूरे नाटक है, वो भी मोहन राकेश का है, 1969 में आया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी इनमें से, ठीक है। साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साहित्य, मध्यकालीन धर्म साधना, सूर साहित्य, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, कबीर, ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो किनकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, याद रखना, बी और सी सही उत्तर हो गया यहाँ पर।
कौन सी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंगशैली है? ठीक है ना, नाचा और पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ की रंगशैली आएंगे। माच जो है वो मालवा की है, मालवा MP की। और ख्याल राजस्थान में राजस्थान की शैली है, जैसे मोनोत नैन्सी की ख्याल है, ख्याल। ठीक है, मिलान करना, इनसे संबंधित बोलियां कौन सी वर्ड राजस्थान के अंदर बोली जाती है? कौन सी? मालवी। ठीक है, 1 में 4। बिहारी हिंदी के अंदर आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। ठीक है, मिलान करने ना 4 ये वाला 4 3 2 1, एक ये सही उत्तर का। मिलान करना है किसी किसी कौन सी रचना है? इधर पद्मा करके आपको पता होगा, वैसे कौन पद्माकर की रचनाएं में से जगत विनोद, गणानंद की विरह लीला इस्कलता। बोधा की कौन सी है? बोधा की है विरह वारिस। और शूदन की है सुदान चरित्र। मिलान कर देना, एकदम सही है ये। ठीक है, रीतिकालीन के कवि हैं ये, जिसमें से गणानंद, बोधा, ये सारी रीति मुख्य धारा के हैं रीति में। ठीक है ना, रीतिकाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आपको याद होगा इसे, रीतिबद्ध, सिद्ध और रीतिमूल। रीति सिद्ध में सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो है कौन सा? बिहारी, जो सबसे मुख्य नाम है बिहारी। मिलान करना है, देव का देवमाया प्रपंच सही है। विज्ञान गीता किसका है? केशवदास का है। ठीक है, A में 3 किसमें? ये रहा। D में 2, B में 4 जो रचना सुमित्रा पंत का रचना है। और नवरस किसकी है? सेठ गोविंदास को। गोविंदास को बहुत सारे रस पसंद है, याद रखना, नवरस सेठ गोविंदास। पत्रिकाएं दे रखी, कवि वचन सुधा 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र 1982। सदादर्श दिल्ली से निकलती थी, लाला श्रीनिवास दास। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता। मम्मट कौन सी शताब्दी के हैं? ठीक है ना, मम्मट है अपने 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पे, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पे। मोहम्मद 6वीं शताब्दी के हैं, 6वीं शताब्दी के मध्य में है। शंकुक 9वीं शताब्दी में है, और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में है। विश्वनाथ वही है जिनकी पुस्तक का क्या नाम है? साहित्य दर्पण। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र से कठिन प्रश्न नहीं आता है, आप कन्फ्यूज मत होना, इसमें बिल्कुल दी आसान प्रश्न आता है। आसान प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आसान प्रश्न यदि गलत होता है तो हम बहुत बच्चों से पीछे चले जाते हैं, अगर कठिन प्रश्न गलत होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उच्च मध्य वर्गीय, इनको मिलान करना है, कौन सा है ना? उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दलित जीवन की नारकीय वस्तुओं का चित्रण, के पंजाब पर अंग्रेजों की आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट का चित्रण, और पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार। ठीक है, देखो मेरी बात करें, परती पर कथा किसकी उपन्यास है ये? परती पर कथा, दीर्घ तपा, मेलांचल। फणीश सत्रायणी को उपन्यास है। फणीश सत्रायणी उन्होंने कहीं ना कहीं जो बिहार का पूर्णिया गाँव है ना, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव को उजागर किया है। तो बिहार पटना के ऊपर जो ज़्यादातर कथा लिखी है ना, वो लिखी है फणीश सत्रायणी ने। तो डी का तो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब हमको पता है यार, इसमें दलित जीवन, नाचो बहुत गोपाल किसका है? अमृतलाल नागर का। ये दलितों पर लिखा गया उपन्यास है, ये बी में हो जाएगा 3। तो बी में 3 किसमें? ये रहा है, ये रहा। ठीक है, अब आज चाहे A में 2 होगा या A में 4 होगा। अब मेरी बात से समय सरगम, उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों चंद्र, ये तो होगा मैया दास की माड़ी है। और पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य, ये होगा समय सरगम। क्यों? क्योंकि ये समय सरगम किसकी रचनाएं है? कृष्णा सोबती की। और कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब है। पंजाब के ऊपर इन्होंने एक बेहतरीन उपन्यास भी लिखा है, जिंदगी नामा। ठीक है, जिंदगी नामा। तो हो जाएगा C में 4, C में 4 हो जाएंगे, यानी कि दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए चीर फाड़ करके अंदर तक जाया करो चीज़ों को समझने के लिए। आसान प्रश्न होते हैं,
खामखा ट्रिकी होते हैं और आप उनको कठिन समझ के गलत मान लेते हैं। ठीक है, हमने तलनगर के उपन्यास मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। कहानियाँ बतानी कौन सी किससे संबंधित है। ठीक है, इसे बताना वापसी कहानी। ठीक है, वापसी जो कहानी है इसमें बताया पारिवारिक अपेक्षा और अप्रासंगिकता। उषा प्रेमदायी कहानी है वापसी। तीसरी कसम में आंचलिक तत्व दिखाया गया है। ठीक है, तीसरी कसम एक आंचलिक तत्व बताए गए हैं। माया दर्पण में नारी स्वतंत्र है, परमात्मा कुत्ता में नगरीय जीवन की त्रासदी। परमात्मा कुत्ता मोहन राकेश की कहानी हुई है। ठीक है, माया दर्पण निर्मल वर्मा की कहानी है, इसकी निर्मल जर्नल। तीसरी कसम रेणु की कहानी में गणेश प्रताप तेड़। और वापसी किसकी है, उषा प्रेमबोधा की। फिल्मी नारी करना है इनको। ठीक है ना, अलमा कबूतरी किसकी रचना है, अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पों की। छिन्न मस्ता प्रभा खेतान सूखते चिनार किसकी रचना है, मधु कांकरिया की। और पारिजात किसकी है, नासिरा शर्मा की, जिसको साहित्य अकादमी में मिला, साहित्य अकादमी। ठीक है, नासिरा शर्मा की रचना है पारिजात, और एक रचना है इनकी सात नदियाँ एक समुद्र, जो बहुत बार एग्जाम पे छू। सात नदियाँ एक समुद्र में वीरानी करने में। अगला प्रश्न देख रहे, अंधा युग में कौन से पात्र की कौन सी विशेषताएं मिलान करना है। ठीक है, इनको युयुत्सु वो होता है जो कहीं ना कहीं युद्ध की इच्छुक होता है, पर यहाँ पे जो युयुत्सु है वो उल्टा है। क्या है वो, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। ये कौन है, कर्मलोक से बहिष्कृत, जो बाहर बैठा हुआ है, जिसका कोई रोल नहीं है। कौन है वो, संजय। संजय का युद्ध में कोई रोल नहीं था ना। ठीक है ना, युयुत्सु है पार्श्विक प्रतिहिंसक। ठीक है, अश्वत्थामा संशय नहीं गलत हो जाएगा, रिटेक से का सी में होगा 4। ठीक है, संजय जो कर्मलोक से बाहर था इसे। ठीक है, उसके अश्वत्थामा हो जाएगा पार्श्विक प्रतिहिंसक, पार्श्विक प्रवृत्ति का आंसर बी में 1। ठीक है, अब इसके अलावा एक हो जाएगा युयुत्सु है संशयग्रस्त। ठीक है, और विदुर हो जाएगा सत्याग्रही। ठीक है, तो डी में 3। ठीक है, उसके बाद ए में 2, अश्वत्थामा का पार्श्विक प्रतिहिंसक और संजय का कर्मलोक से बहिष्कृत। ठीक है, मिलान कर लेना ये। ए में 1 किसमें है, ये रहा। बी में 2, सी में 3 और डी में 4। बी में 1, एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बी में 1, सी में 4 और डी में 3। डी में 3 या डी में 2 है ना। विदुर का हो जाएगा, हमने बता दिया, विदुर का सत्याग्रही, युयुत्सु का संशयग्रस्त, अश्वत्थामा का ये और संजय का ये। ठीक है, सही है। अंधा युग 1955 में लिखा गया नाटक है, जिसका है धर्मवीर भारती। गीति नाट्य है दोस्तों, ये गीति नाट्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान करना है। लोकायतन 1964 पंत की रचनाएं हैं। आंसू 1925 प्रसाद की रचनाएं हैं। भारत भारती 1912 मैत्री शरण दत्त की रचनाएं हैं। चित्ररेखा 1935 भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का रचना है चित्ररेखा। अगला प्रश्न है, उनके क्रम से जमाना है। ठीक है, सबसे पहले आती है संस्कृत, उससे पहले आती है वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पानी, फिर प्राकृत, फिर आता अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी क्या आता है, सबसे पहले शोरसेन अपभ्रंश। इससे पहले आता है पहली प्राकृत, फिर शोरसेन अपभ्रंश, फिर वर्तमान हिंदी। उसके बाद है पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। तो सी सबसे लास्ट में आएगा। तो सी सबसे लास्ट में आ जाएगा, और सबसे पहले आएगा बी प्राकृत हिंदी। बी ये होगा BADC। ठीक है ना, सबसे पहले ललित प्राकृत, फिर शोरसेन अपभ्रंश से आता है कौन सा, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और फिर वर्तमान हिंदी। दूसरा विकल्प सही होगा यहाँ का।
मिलान करना है इनको, कौन सा सच होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ना, लोग भूल गए आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, हंसो हंसो जल्दी हंसो। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसका प्रकाशन हो जाएगा 1989। लोग भूल गए, इसका हो जाएगा 1982। आत्महत्या के विरुद्ध 6-7 बार कदम उठा चुके हैं हम। और हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना 75 साल के, वो हंस हंस के क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें उनकी कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 89। आत्महत्या की 1967 और लोग भूल गए 1982। मिलान करने ना, इसमें से हो जाएगा एक सही, ठीक है। रघुवीर साय की रचना है, सारी की सारी कविता संग्रह है ये। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, बी वाला ये रहा, BDAC, ठीक है। तीसरा उनका से। अगला प्रश्न देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जमाना है। ओलेग की चुड़ैल, जुलाई वाली 1907, बंग महीना की कहानी है। 11 वर्ष का समय 1903, स्वयं शुक्ल जी ने लिखी है। एक टोकरी पर मिट्टी 1901, माधवराव सप्रे, हिंदी की पहली कहानी इसे माना जाता है। और प्लेग की चुड़ैल 1902, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम कर लेना। प्लेग की चुड़ैल 1902, एक टोकरी पर मिट्टी 1901, 11 वर्ष का समय 1903, जुलाई वाली 1907। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुकरण परिमल, ठीक है। परिमल का हो जाएगा 1930, लहर का 1933, ग्राम्य का 1940, दीपसी का 1942। ABCD यही क्रम हो जाएगा इसका, दूसरा ऑप्शन सही। परिमल आपको पता होगा, इसे निराला की रचना है, काव्य संग्रह है 1930 में। लहर प्रसाद का 1933 में, ग्राम्य पंत का 1940 में, और दीपसी का 1942 में, महादेव में। अगला प्रश्न देखो, इनको जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम जमाना है। रोना बर्ट 1915 उत्तराधुनिकतावाद के लेखक हैं, मतलब इसके संबंधित इनका नाम लिया जाता है रोला बर्ट का। सस्चूर 1857 में जन्म हुआ है इनका, 57 में। गोल्डी 1772 और आइए रिचर 1893। एक सेकेंड रुको, 1915, 1857, 1772, 1893, ठीक है। तो सही क्या होगा अपना, गोल्डी सबसे पहले आएगा सी ऑप्शन किसके है, दूसरे में। विकल्प 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट 93 में है, 1893, ठीक है। मैं आपको क्रम बता देता हूँ, हर बार प्रश्न आता है ये क्रम वाला। सबसे पहले आपको प्लेटो का नाम लेना है, ठीक है, प्लेटो। फिर अरस्तु, मैं सिर्फ राइटर्स का नाम बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में है, जो पूछते हैं बार बार। फिर लॉन्जाइनस, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस के बाद क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ, कोल्ड्रिच के बाद हो जाएगा अपना इलियट। अब इलियट के बाद तुम नाम देना किसका, रिचर्ड्स का। फिर रोना बर्ट। ये काम इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आपका काम ये याद रखना बस क्रम, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे। कौन सा हो जाएगा सबसे पहले, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कोल्ड्रिच, इलियट, उसके बाद रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स, उसके बाद रोला, ठीक है, 1915 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जमाना इनका जमा देते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा 1870, भाग्यवती 1877, ये साय हिंदू 1890 और वामा शिक्षक 1872, ठीक है। मिलान कर लेना, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। वामा शिक्षक, ठीक है, बता ही दिया मैंने, सब 1882 है ना। वो साय हिंदू 1890, भाग्यवती 1877, ये 1872 है, 1872 या 1870, ठीक है। देवरानी जेठानी का, पंडित गौरीदत्त शर्मा, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है ये। निशा हिंदू बालकृष्ण भट्ट का। और वामा शिक्षक किसका है ये, वामा शिक्षक का कमेंट करेगा, वामा शिक्षक किसका उपन्यास ही है ना, नाम चूक रहा हूँ मैं, ध्यान से निकल रहा है। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग का सही क्रम,
देखो इसमें क्या होता है ना, वैसे तो 7 चैप्टर है लेकिन अंक 5 ही माने जाते हैं। तीसरे के बाद आता है एक अंतराल, पंख पट्टियाँ, इस टाइप से है ना, पंख पट्टियाँ, पंख पहिया और पट्टियाँ, पंख पहिया और पट्टियाँ, ठीक है। और अंत में आता है प्रभु की मृत्यु। तो ये 2 को छोड़ दिया, अगर ये अंतिम चैप्टर था प्रभु की मृत्यु, तो इसके 5 अंक है। कौन कौन से हैं कि एक कौरव नगरी थी, ठीक है, ये याद रखा, जहाँ पर पशु का उदय हुआ था, पशु का उदय हो गया, पशु का नाम था अश्वत्थामा, यानी कि उसके बाद रहेगा बी। एक कौरव नगरी थी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गांधारी का सांप, उसके बाद हो जाएगा बीचे एक कार्मिक हत्या, उसके लास्ट में भी है ACBDA, ACBD का तो रहेगा ये तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अंधा युग का क्रम है वो। अगला प्रश्न देखो, जन्म काल के अनुसार जमानाएं को 1916, राजनगरी विलोचन शर्मा 1912, ई दुलारे बातें 1906, याद रखना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1899 रामवृक्ष बेनीपुरी का 1899। ठीक है, रामविलास शर्मा 1912, नलीन विलोचन शर्मा 16, रामवृक्ष बेनीपुरी 99, दुलारे बातें 1906। अगला प्रश्न देखो, नामवर सिंह के निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जमाना है, ठीक है, जमाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, यह हो जाएगा 1952, ठीक है, इनको याद कर लेना कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952। कविता के नए प्रतिमान, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1968। छायावाद रचना उनकी लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1954 में, 55 में, 1955 में, ठीक है, 1955। दूसरी परंपरा एक और 2 शब्द आ रहा है ना, दूसरी परंपरा में 2, 1982, याद रखना है। इसके अलावा इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम है इतिहास और आलोचना। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1957, याद रखना, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ये याद रखना। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 10 साल बाद आलोचना शुरू हुई, तो इसे याद रखा, इतिहास और आलोचना, ठीक है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा को 1982 और छायावाद 1955। याद रखना, बार बार देखते जाना इनको, नाम और सिंह रचना पूछता हर बार। इन कहानियों का सही अनुक्रम से जमाना है, ठीक है, जमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वायुचू विश्व कहानी 1978, राजा निर्बंशिया 1957, कमलेश्वर एक और जिंदगी 1961, मोहन राकेश यही सच है 1966, मनोभंडारी, ठीक है, मिलान कर लेना। वांगचू 1978, राजा निर्बंशिया 57, एक और जिंदगी 61, वही सच है 67, मनोभंडारी। अगला प्रश्न देखो, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, ठीक है, सही है ये भी, क्योंकि जो लोक है ना कहीं जहाँ पे पुराने गीत चलते हैं कहीं ना कहीं, तो वही प्रमाण है देखा जाए तो। लोक साहित्य में गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। जो लोकगीत चल रहा है कहीं ना कहीं, उसके लिए कोई शास्त्रीय आधार जरूरी थोड़ा नहीं है, वो पहले भी चलते आ रहे थे, आज भी गाते हैं और आगे भी कहीं ना कहीं भगवान ने चाहा और कहीं ना कहीं संस्कृतियाँ विद्यमान रखनी है, तो लोक गीत या जो लोक चलती हुई कला है उनका सर्वेक्षण या कहीं ना कहीं उनका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो बी गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, ये गलत है। स्त्री के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है, स्त्री का और भी आधार है ना, ये गलत है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती है, ये सही कथन है कि पितृसत्तात्मक वाली जो सोच है वो स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती है, ये अधिकार स्त्री का स्वयं का है, ठीक है ना। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। स्त्री विमर्श में स्त्री के अधिकारों की बात करेंगे, स्त्री का पक्ष लिया गया है, पितृसत्तात्मक सोच से खिलाफ है ये, ठीक है, स्त्री को महत्व देने की बात करते हैं ये। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उस पर पूर्णस्वाद उज्जवल रस में होता है। दोनों कथन सही है, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, ठीक है, उत्कर्ष का दर्शन है ये, मतलब पूर्णस्वाद उज्जवल रस में होता है, दोनों कथन सही है, चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य, गलत है।
ठीक है। श्रृंगार लिप्सा काव्य बिल्कुल नहीं। श्रृंगार लिप्सा का मतलब हो क्या जहाँ पे काम, क्रीड़ा, ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जाए, तो छायावाद में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, गलत है ये। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भाव ना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी थी। कहाँ छायावाद कहाँ रीतिकाल, दोनों का कोई संबंध नहीं एक दूसरे से, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। शुद्ध अशुद्ध शब्दों में दोनों गलत है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, ये अंतिम प्रश्न है आज का। ठीक है, गद्यांश के प्रश्न हम नहीं कर रहे होंगे। ये वाली PDF आपको सॉल्यूशन टिप के साथ बढ़िया HD क्वालिटी में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। ठीक है। अगर नहीं भी मिले तो आप टेलीग्राम पे जाकर खुद सर्च कर सकते हो, KEH_ हिंदी साहित्य हिंदी, KEH_ हिंदी लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। नहीं, ये गलत है कि विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है, सामान्य जन भी हो सकता है, गलत है ये। क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, ये एकदम सही है, B सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो रचना करते हैं उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मनुष्य ही तो है ना, मनुष्य ही कहीं ना कहीं रचना करता है, मनुष्य के लिए ही करता है कहीं ना कहीं, है ना। तो केंद्रीय जो है वो मनुष्य है, केंद्रीय विषय मनुष्य है। ठीक है, हो गए हमारे 100 प्रश्न कर लिए दोस्तों आज हमने। ये जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था 2020 में, इसका शिफ्ट 1 के पूरे प्रश्न हमने कर लिए हैं इसके। ठीक है। किसी प्रश्न में यदि कोई डाउट हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रश्न का आंसर आपको गलत लगा हो, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि इसमें ये दिक्कत थी। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आता हो, जिसमें आपको डर लगता हो, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आराम से समझा दूँगा। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित कोई कंटेंट चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही HD क्वालिटी की PDF वगैरह आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है। मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो के साथ किसी अच्छे PDF के साथ, अच्छे पेपर के साथ, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे फिर आगे हम। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बन सकता है। और अगर आप हिंदी साहित्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पार करना मुश्किल हो जाएंगे। और जो ऑफिशियल पेपर है ना वो हिंदी साहित्य के, उसमें कोई सिलेबस में चेंज नहीं होता, वो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों। बाकी कोटा एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि और भी जो वीडियो हमारे डालेंगे वो आप यहाँ पर देखते रहो। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।